सो हेलो एवरीवन। आज बहुत ही स्पेशल दिन रहने वाला है। आज का ये जो स्पेशल पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं डॉक्टर सीए सुनील गुप्ता, जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर तो इतना एक्सपीरियंस है, शायद ही ऐसा कोई काम होगा इनकम टैक्स से रिलेटेड, कंप्लायंस, जीएसटी। चलिए, ये सब काम करते करते और ये बहुत अच्छे से समझते हैं बिजनेस की गहराइयों को, समझते हैं कंप्लायंसेस को, समझते हैं किस तरह से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। और यहाँ पर डॉक्टर सुनील गुप्ता जी ने एक निश के ऊपर काम करना शुरू किया है, काफ़ी समय से कर रहे हैं। और वो उनकी जो निश है, वो स्पेशलाइज्ड एरिया है, वो है आईपीओ। बिल्कुल, एसएमई आईपीओ। तो एसएमई आईपीओ ना, आज हर कोई उसके अंदर जाना चाहता है जो कि अच्छी वैल्यू एडिशन कर पा रहा है अपने बिजनेस के द्वारा। तो आई एम सो हैप्पी एंड प्रिविलेज कि आज एक्सपर्ट हमारे साथ में हैं। तो आज की डिस्कशन का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सीए सुनील गुप्ता जी का। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू जगमोहन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका करना चाहता हूं, आपने मुझे इनवाइट किया। और उससे भी ज्यादा धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, आपने एक बीड़ा उठाया है देश के अंदर। एसएमईज को एसएमई नहीं रहने देंगे। अभी तक 15,000 एसएमईज को आप इम्पावर कर चुके हैं। हम तो 15,000 लोगों से शायद मिले भी नहीं होंगे और आप इतने लोगों को इम्पावर कर चुके हैं। अरे और सर के थ्रू, उनके ऑटोमेशन के थ्रू, और जो काम आप करते हैं एसएमईज के लिए, उसकी मैं बता भी नहीं सकता आप कितना आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को इम्पावर कर रहे हैं। जिन लोगों को फाइनेंस की समझ नहीं है, वो लोग फाइनेंस को समझ रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं थ्रू योर FC21 प्रोग्राम। सो थैंक यू जगमोहन सर। थैंक यू, तहे तहे दिल से आपका धन्यवाद इन नाइस वर्ड्स के लिए। बट आज तो हम आपसे पूरी नॉलेज लेने ही वाले हैं, समझने वाले हैं। और मुझे पता है कि जिस तरह से प्रैक्टिकल इंसान आप हो, तो आप ना वो वाली बातें बताते हो जो कि ना जनरली नहीं पता होती। आप एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आज ना दिल से हमारी ऑडियंस के लिए खुल के ना वो प्रैक्टिकल चीज़ें आपने बतानी है जिससे कि ये संभव हो सके। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जरा ना आसान भाषा में बताएं कि ये एसएमई आईपीओ है क्या, जिससे कि हम समझ पाए। सर, एसएमई आईपीओ जो एक कंसेप्ट है, ये 2010 के अंदर सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था हम एसएमई एक्सचेंज बनाएंगे। तो उसके बाद एनएससी और बीएससी ने 2012 के अंदर अपनी अपनी एक्सचेंज बनाई, जहां पे जो एसएमई लोग हैं, यानी कि जब आईपीओ की बात करते हैं, आईपीओ काफी बड़ा और हैवी वर्ड रहता है, सुनने में डर लगता है। हम तो एज ए इन्वेस्टर ही अपने आप को समझते हैं, यार पैसा लगा दो, कमा लो शेयर मार्केट से। बट हम ऐसा सोचते नहीं है मेरी कंपनी का भी कोई आईपीओ आएगा। अच्छा, वो लिमिटेड बिलीफ की जब बात करते हैं, वो लिमिटेड बिलीफ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया और एनएससी के ऊपर, बीएससी के ऊपर 2012 में एक एक्सचेंज बनाई, एनएससी पे बनाई, एनएससी एमर्ज के नाम से, और बीएससी बनाई, बीएससी एसएमई के नाम से। तो वहां पे जितने भी एसएमई ओनर्स हैं, जिनका टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़ या 50 करोड़ भी है और कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो भी पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं। तो ये एसएमई आईपीओ है, जब भी कोई कंपनी अपने आप अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफर करती है और थ्रू एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी, उसको हम एसएमई आईपीओ बोलते हैं। तो इसमें इसमें आप एसएमई ओनर के हिसाब से बताओ कि उसको क्या फायदा मिलेगा इससे। सर, एसएमई आईपीओ का ना फायदे नुकसान की मैं बात ही नहीं करता। पहले होता था ऑप्शन, जैसे कि अब आपको याद होगा जब 95 96 में फोन आए थे तो 32 रुपए कॉल होती थी। हम सोचते थे ले या ना ले, मेरी ऑप्शन होती थी, राइट। तो ऑप्शन के बाद फिर 2 3 4 साल के बाद हो गया, चलो मतलब ठीक है ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारी मजबूरी है, आपके पास फोन रखना मजबूरी है, मेरे पास फोन रखना मजबूरी है। उसी तरह से सर, जो एसएमई आईपीओ है, अगर कोई बिजनेस काम कर रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए अब ये ऑप्शनल भी नहीं है, ये कंपल्सरी भी नहीं है, मजबूरी हो जाएगा। जब तक अपने आप को लिस्ट नहीं करोगे, आप उस लेवल की ग्रोथ अर्न नहीं कर सकते जिसको आप डिजर्व करते हो। तो दिस इज लाइक ए कंपल्सन। वो कैसे होगा? जैसे सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एसएमई आईपीओ की, एसएमई ओनर्स की बात करते हैं। एसएमई में क्या रहता है सर, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं जगमोहन जी, वो खुद से ही सारा काम करते हैं। चाहे ऑपरेशंस को देखने की बात करें, चाहे कैश फ्लो मैनेजमेंट की बात करें, या हम अपना टीम अलाइनमेंट की बात करें, एचआर की बात करें, सेल्स की बात करें, वो सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अब उन चीजों को फॉर्मुलेट करने के लिए अब उनके पास फंड चाहिए होता है। हम कहते हैं ना, मेरी कंपनी बड़ी कंपनी थोड़ी है,
जो मेरे पास में इतने सारे लोगों को हायर करूंगा। तो फंड चाहिए होता है, उनको ब्रांडिंग चाहिए होती है, एचआर मैनेजमेंट चाहिए होता है, उनको वेंडर मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वो एसएमई आईपीओ के थ्रू आप कर सकते हो। इसका मैं बढ़िया एग्जांपल आप देना चाहता हूँ कल्फ वृक्ष का। मुझे लगता है हमारे जितने भी बिजनेस ओनर्स बैठे हैं, जो भी FC21 के दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, सब एक अच्छे खासे बिजनेसमैन होंगे। अब छोटा बिजनेसमैन कोई नहीं है, जो आपके साथ जुड़ गया बड़ा हो गया, आपने उनको बड़ा कर दिया है। तो मैं सबको पहले थैंक यू करना चाहता हूँ, आप लोग हमारे प्रोग्राम में हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जिससे आप जो मांगते हो आपको मिलता है। यानी कि आपने मांगा मुझे खाना दे दो, खाना मिलेगा। आपने मांगा मुझे नींद दे दो, नींद मिलेगी। आपने मांगा पैसा दे दो, तो पैसा मिलेगा। इसी तरह से एसएमई आईपीओ भी एक बिजनेस ओनर के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। वो कैसे काम करता है वो मैं आपको उसके बेनिफिट्स के साथ बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ब्रांडिंग की बात करते हैं जगमोहन साहब। ब्रांडिंग के अंदर क्या होता है, आज हर इंसान को पता है ब्रांडिंग कैसे करनी होती है। तो ब्रांडिंग के लिए वो सोशल मीडिया पे काम करता है और जितने भी सोर्स अप्लाई कर सकता है सब अप्लाई करता है। लेकिन एसएमई आईपीओ लाने के बाद आपकी नेक्स्ट लेवल की ब्रांडिंग होती है। आप कितने भी पैसे खर्च कर लोगे, उस लेवल की ब्रांडिंग आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर करीब 16.5 करोड़ डीमेट यूजर्स हैं। जैसे ही आपका आईपीओ आएगा, हर इंसान को पता चल जाएगा इस कंपनी का आईपीओ आया, वो किस साइज का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आईपीओ सबको पता चल जाएगा। उसके साथ जैसे आपका आईपीओ आएगा, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, आपके बिजनेस न्यूज चैनल्स पे, आपके डिफरेंट जितने भी बिजनेस रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, सब जगह आपकी बात होगी। तो कहीं ना कहीं आपको इस लेवल की माइलेज मिलने वाली है। आप कितना भी पैसा खर्च कर लें, उस लेवल की ब्रांडिंग नहीं कर सकते, उस लेवल की मार्केटिंग नहीं कर सकते जो एसएमई आईपीओ आने के साथ आप कर सकते हो। तो एक नेक्स्ट लेवल की ब्रांडिंग का आपको बेनिफिट मिलने वाला। और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो इसमें ना एक लेकिन ये बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पे आया मेरे दिमाग में कि भाई क्यों लगाएगा कोई हमारे बिजनेस के अंदर पैसा, क्यों लगाएगा एसएमई? ये पूछ रहा है बिजनेस ओनर आपसे। सर ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, कोई आपसे पूछे सर कैश फ्लो भी कोई मैनेज हो सकता है? सर देखिए, क्यों लगाएगा? जितना भी एसएमईज आईपीओ आते हैं, अगर आप ट्रेंड देखोगे, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं जो आईपीओ के बारे में डाटा देती है, अभी तक एक एसएमई आईपीओ फेल नहीं हुआ। 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना, पता नहीं कितने गुना एसएमई आईपीओ जाता है। इवन से भी उसको लेके कंसर्न भी है। ये छोटे छोटे से आईपीओ आते हैं, रिस्की मैटर्स रहता है, फिर भी लोग बढ़ बढ़ के पैसा लगाते हैं। यानी कि आप इस चीज को तो दिमाग से निकाल दो कि भी कोई पैसा क्यों लगाएगा। पैसा बोटलनेक बिल्कुल भी नहीं है। बोटलनेक एक अच्छा बिजनेस। अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो देन यू विल गेट द मनी। अगर आप अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे हो तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फिर अच्छे बिजनेस की क्या डेफिनेशन है? कौन सा बिजनेस अच्छा बिजनेस कहलाएगा इन्वेस्टर के लिए? सर अच्छा बिजनेस वो होता है, आप सोच के देखें, एज आप इन्वेस्टर हैं, आप किस कंपनी पैसा लगाना चाहेंगे? यानी कि बिजनेस की स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। यस। अगर बिजनेस की स्केलेबिलिटी है और उनको पता है इस बिजनेस में पैसा आएगा, तो डेफिनेटली वो पैसा आपकी उसमें लगाएगा। दूसरा डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट की सोच क्या है। एसएमई आईपीओ में क्या रहता है जगमोहन सर, आपका ना जो बिजनेस है 2 या 3 लोगों पे डिपेंडेंट होता है। मेन कंपनी की तरह से काम नहीं करता। तो अगर उसकी सोच कंजर्वेटिव सोच है, या उसकी सोच इंटीग्रिटी वाली सोच नहीं है, या उसकी ग्रोथ स्टोरी वो नहीं लिख पाता, तो उसकी वजह से भी लोग आपको पैसा नहीं लगाएंगे। अगर आपका बिजनेस स्केलेबल है और आपको पोटेंशियल नजर आता है, साथ में आपके इन्वेस्टर्स को आपके बिजनेस में पोटेंशियल नजर आता है, और साथ में आपकी सोच अच्छी है, इंटीग्रिटी वाली सोच है, ग्रोथ सोच है, तब डेफिनेटली आपके पास कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जगमोहन जी, शेयर मार्केट के अंदर करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की महीने की सिप आती है। अच्छा। साल का करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का सिप जो रिटेलर्स देता है, मैं रिटेलर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा बैंक्स की बात करें, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करें, क्यूआईबीज की बात करें, डीआईज की बात करें, एफआईज की बात करें, इन लोगों के पास तो कितना पैसा है हम सोच भी नहीं सकते। तो पैसा बोटलनेक है ही नहीं। पैसा तो वेट कर रहा है कोई अच्छा बिजनेसमैन मिल जाए और बिजनेसमैन के पास पैसा चला। ये बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब आपने कि पैसा तो बोटलनेक है ही नहीं, ये तो सिर्फ सोच है। यानी कि एसएमई बिजनेस ओनर को अपने स्केलेबल बिजनेस मॉडल को सामने लेकर आना है, अच्छी सोच को सामने लेकर आना है, और
पैसा कोई बोटलनेक नहीं है, तो फिर किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है सर, किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है आईपीओ लाने के लिए? सर आईपीओ लाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ना बेनिफिट्स की बात करना चाहूंगा, प्लीज क्योंकि सर। हम कोई भी काम करते हैं जब तक उसके बेनिफिट्स नहीं होते वी शुड हाँ, नॉट डू दैट वन। जैसे एब्सोल्युटली। कि मैंने शुरू में आपको कहा, एसएमई आईपीओ लाना अब ना कंपल्सन हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना हमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैंने आपसे सर बात की ब्रांडिंग के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में आपको बताया। अब मैं करेक्ट। बताना चाहता हूँ, हर इंसान, हर बिजनेस ओनर अपनी ब्रांडिंग करना चाहता है, और किस लेवल की ब्रांडिंग आईपीओ आने के बाद लगती है। थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, एक छोटा सा आटा चक्की का आईपीओ आया था कुछ दिन पहले। ठीक है। वो 5 करोड़ का आईपीओ था, केवल 5 करोड़ का आईपीओ, और यू फील इमेज्ड, 2500 गुना ऊपर गया वो, 2500 टाइम वो ऊपर गया। कितना पैसा तो उसका इकट्ठा हुआ। तो आज वो शायद मुझे लगता है वो ट्रिपल पे वो कर रहा है, लिस्ट कर रहा है, 2.5 या 3 गुना पे अभी वो लिस्टिंग चल रही, मतलब वो लिस्ट हो चुका है, उसका प्राइस चल रहा है शेयर का। तो इस लेवल की ब्रांडिंग आपको आईपीओ से मिलती है। नंबर दूसरी बात करना चाहता हूँ, कस्टमर सेल्स। हम कस्टमर के पास जाते हैं, वो हमसे पूछता है आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, यानी कि जैसे कि आप कैश फ्लो की बात करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, लोग आपकी अपने एक्शन से जानते हैं। करेक्ट। बोलते हैं ना, हर इंसान अपने एक्शन से जाना जाता है। इसी तरह से आईपीओ आने के बाद जगमोहन सर होगा क्या, जब आपके कस्टमर्स को पता चलेगा आपकी कंपनी लिस्ट हो गई है, तो उसकी रिस्पेक्ट देखने में एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी कि लिस्टेड कंपनी है, लॉ अबाइड कंपनी है, सारे कंप्लायंसेस पूरे काम करती है, इंटीग्रिटी के साथ काम करती है, और इस कंपनी की एक्सवाइजेड वैल्यूएशंस है, उसका देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा सर। अभी हमारे क्लाइंट्स हैं प्रीमियर रोड लाइंस लिमिटेड। अभी 3 महीने पहले हम उनका आईपीओ लेके आए। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई, सुनील जी, जब हम पहले आईपीओ से पहले, जब वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जब मैं आईपीओ के लिए, सॉरी आईपीओ से पहले जब मैं लोगों से मिलने जाता था, अपने कस्टमर से मिलने के लिए जाता था, तो मुझे वेट करना पड़ता था, और कोई मिलता भी था, नहीं भी मिलता था। और आईपीओ आने के बाद चेंजेस हुए हैं, अगर उसके पास 4 लोग बैठे हुए हैं, उनको छोड़ के मेरे से मिलने के लिए वो आते हैं, चाय भी पिलाएंगे, थोड़ा सा रेट में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन भी मिलता है हमारे को। तो कहीं ना कहीं उनको सेल्स में बेनिफिट हुआ उसकी वजह से। उसके साथ साथ बात करते हैं वेंडर मैनेजमेंट की, यानी कि जब आपके साथ वेंडर काम करता है, उसको ये श्योरिटी चाहिए कि कंपनी मेरा पैसा लौटा देगी, या एक कंपनी अच्छी कंपनी है, मेरे काम की रिस्पेक्ट करेगी। तो जब उसको भी समझ में आएगा कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो क्रेडिट वर्दीनेस बन जाती है, यानी कि बड़ी कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में उसका शेयर ट्रेड करता है, और शायद उसके पास भी आपके शेयर्स होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका भी देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, और आप अच्छे अच्छे वेंडर्स को अपने साथ आप जोड़ पाते हो। एक बेनिफिट सर ये भी मिलता है। उसके साथ बात करते हैं सर एचआर मैनेजमेंट की। जैसा कि सर आज की डेट में ना बड़ा मुश्किल है, आपके पास भी जब कैश फ्लो के प्रोग्राम करते होंगे, आपके पास भी क्वेश्चन तो आता ही होगा जरूर कि एचआर मैनेज कैसे करें। तो सर एट्रिशन लेवल काफी ज्यादा है, पर आईपीओ आने के बाद फिर क्या होगा, जो भी स्टाफ आपके साथ काम करता है उसको ये पता है कंपनी लिस्ट हो गई है, लिस्ट हो गई है, तो ये मतलब बड़ी कंपनी है, ग्रोथ की तरफ जा रही है, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोग कंपनी में आ रहे हैं, मैनेजमेंट की सोच बदल रही है, नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो भी आपका ग्रोथ का पार्टनर बन जाएगा आपके साथ, उसकी अलाइनमेंट भी आपके साथ एक अच्छी अलाइनमेंट हो जाएगी। उसके बाद वो जब माइंड सेट ठीक हो जाएगा, अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी, एट्रिशन कम हो जाएगा, उसके बाद आप ईसोप्स दे सकते हो, यानी कि ईसोप्स तो आप समझते ही हैं, जब आप एक अच्छा स्टाफ आपके साथ काम करता है, आपने कहा भी 1 साल तू काम कर, उसके बाद तेरे को इतने के शेयर्स दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट के साथ जुड़ जाएगा। जब वो काम करेगा ना, उसको इतना पता है मेरे काम से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, और शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरे पैसे ही बढ़ रहे हैं, तो कंपनी ग्रोथ को डायरेक्ट अपने साथ कनेक्ट कर पाएगा। तो आपको नेक्स्ट लेवल के अच्छे स्टाफ मिलता है। उसके अलावा क्या होगा जगमोहन सर, जब आपको आईपीओ से फंड आता है, तो आज मान लीजिए मुझे अकाउंटेंट का मेरा बजट बनता है 25,000 रुपए रखने का, आपको भी पता है पब्लिक मुझे पैसा दे रही है, पैसा मेरा बोटलनेक नहीं है, जहाँ पे फिर वहां पे अपना डर खत्म कर देता है, और जिस इंसान का जब डर खत्म हो जाता है ना, उसकी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होती है। अब बात है, इतना मजा आ रहा है ना सुनील जी आपकी बातें सुन के, क्योंकि आपने जो एसएमई आईपीओ के अंदर ये जो बता रहे हो कि मतलब आईपीओ के प्रोसेस के दौरान ही सारे फंक्शन आपने कवर कर दिए। नंबर 1, ब्रांडिंग कंपनी की हो रही है, कंपनी की सेल में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जिस तरह से अपने माल को रख पा रहा है, रेट के ऊपर बात हो रही है, ना केवल सेल बल्कि परचेज के टाइम के ऊपर वेंडर अब उसको क्रेडिट दे रहे हैं, इसके साथ में उसको एचआर यानी कि राइट टैलेंट को वो हायर कर सकता है, ईसोप्स लेकर आ सकता है, और क्योंकि जिसको वो ईसोप दे रहा है उनके लिए एग्जिट रूट तो पहले से ही क्लियर है ईसोप्स के फॉर्म के अंदर। तो यानी कि ब्रांडिंग, सेल्स, परचेज, एचआर,
और फिर जो आपने हिम्मत खुलने की बात की है कि जो मनी आ रही है ये बेसिकली लोन नहीं है जिसके ऊपर ब्याज देना है, ये एक ऐसा पैसा है जो कंपनी की ग्रोथ के लिए मनी आ रही है, जिसको आप राइट जगह के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो और क्या चाहिए। मतलब ना सर केवल। उसके अलावा और भी चीजें हैं सर इसमें। अरे वाह, आने दो ना, आने दो। सर आपने आरबीआई का नाम सुना होगा। बिल्कुल जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो पैसे इश्यू करता है, जो जेब में हमारी रहते हैं उसको चलाते हैं। हम्म। अब उसके बाद आप भी नए आरबीआई बनने जा रहे हो। अरे वाह। चलो जी, आज हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना देना आपने, ऐसे। बिल्कुल बन गए सर। जैसे आप अपना शेयर इश्यू करोगे और हाँ। जब आपका शेयर मार्केट में बिक रहा होगा, चल रहा होगा, जो पैसे में कन्वर्ट हो रहा होगा, आप सोच के देखो आपकी क्या थीम चल रही होगी माइंड में। बात है, इसका मतलब है कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट तो करेंसी बन गया। यस। तो मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, मान लो 1 करोड़ 10 करोड़ चाहिए, तो मैं जैसे करेंसी एक्सचेंज कर सकता हूँ, अपने शेयर को मार्केट में एक्सचेंज कर सकता हूँ। आपके साथ साथ कोई भी कर सकता है। अगर मेरे पास आपकी कंपनी के शेयर है तो मैं भी इसको ट्रेड कर सकता हूँ। कभी भी कैश कर लूँ, कभी परचेज कर लूँ। तो आपको जो आरबीआई पैसे छापती है, आप भी पैसे ही छापोगे। अरे वाह, अरे वाह। क्योंकि अभी तक तो ऐसा लगता था कि बिजनेस क्या है, अगर कोई ऑफिस में आता है तो क्या वहां पर एक कंप्यूटर वहां काम करते पर्सन ऑफिस है, या बिजनेस है। तो ये मशीनों की खटखट हो रही है वो है। मतलब ये तो एसेट्स हैं ही हैं जो हैं, लेकिन जो आपने बिजनेस एज ए होल की वैल्यूएशन बना के उसको कैश करने का रास्ता दे दिया, तो अपने शेयर बेचने हैं तो बेच ले, खरीदने हैं तो करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो। अब मुझे आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाली बात समझ में आ गई है, अब समझ में आ गई है। तो इसके लिए अगर आरबीआई को बुरा लगा हो तो सॉरी, उसके लिए मेरा भी ऐसा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था अपने आप को मोटिवेट करना। और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई है अपने आप को एसएमई में इंपावर करने के लिए, सर मोदी जी का सपना है, हमारे देश का सपना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता यहीं से निकलता है। अगर हमारे पास बिजनेस करने की क्या चीज चाहिए होती है सर? 3 चीज चाहिए होती है। आपका बिजनेस मॉडल, आपकी और साथ में पैसा। तो अल्टीमेट जो एसएमई का सबसे बड़ा बोतल पैसा रहता है। तो पैसा आप एसएमई आईपीओ के थ्रू रेज कर लेते हो, बाकी चीजें एसएमई के पास रहती हैं। वो कहते हैं पढ़ने से करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई ये जितने भी एसएमई ओनर्स होते हैं, कोई आईएम से पढ़े लिखे तो होते नहीं है, लेकिन कड़े हुए हैं। ये कड़े हुए हैं। कड़ा हुआ इंसान पढ़े हुए से ज्यादा अच्छा होता है। अरे तो एसएमई के पास जो पावर है ना, पढ़े हुए से ज्यादा अच्छा होता है। ये कढ़ाई और पढ़ाई की ना आपने जबरदस्त कॉम्बिनेशन कर दिया सर आपने। उसके साथ साथ बात करना चाहता हूँ वैल्यूएशंस के ऊपर। हाँ, वो जो एसएमई ओनर होता है सर, एसएमई ओनर जो होता है, अगर जब उसका आईपीओ नहीं है मार्केट में तो उसकी शेयर की वैल्यू कुछ भी नहीं है। यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी की 100 करोड़ की टर्नओवर है और 10 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर आज मुझे ऑफर करता है सर मैं 10% शेयर ले लो, तो मैं शेयर लेके क्या करूंगा उसका? वो मुझे कितने के भी शेयर दे, मुझे मेरे लिए तो रेलिवेंट नहीं है, ट्रेडेबल ही नहीं है। यानी कि जब वो हीरा बनता है जगमोहन जी, तो हीरा बनने से पहले पत्थर होता है। उस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसको तराशा ना जाए। और तराशने का उसको चोरी करता है। करेक्ट। इसी तरह से उस जो बिजनेस है, बिजनेस को एक वो कोयला है, उस कोयले को तराशने का एसएमई आईपीओ करेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन आपकी अनलॉक हो रही है। हाँ, वैल्यूएशन तो अनलॉक ही तब होगी ना जब वो लिस्टिंग में जाएगा। उससे पहले तो वो कोयला ही है, हीरा तो वो लिस्टिंग के बाद ही बना। वेरी वेरी। जैसे कि सर अभी बिजनेस ओनर अभी क्या करता है, वो प्रॉफिट पे कंसंट्रेट करता है, ऑपरेशंस पे कंसंट्रेट करता है। इस साल मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, नेक्स्ट ईयर में इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, या इस साल मैंने ये किया, अगले साल में ये करूंगा। बट वैल्यूएशन की तो बात ही नहीं करता। जैसे कि सर मैं आपको अभी जो मैं आईपीओ का एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं एक आईपीओ जो लेके आया था, 230 करोड़ की वैल्यूएशन, 230 करोड़ की टर्नओवर थी, 12.5 करोड़ का पैट था। अच्छा। हमने 151 करोड़ की वैल्यूएशन पे उसका 40 करोड़ का आईपीओ लेके आए। अच्छा जी, ओके। तो आईपीओ से पहले उसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ तो 151 करोड़ हो गई। राइट। बस 3 महीने के बाद उसकी वैल्यूएशन 300 करोड़ रुपए है। ओए शाबाश, वाह वाह। पहले तो 150 करोड़ की वैल्यूएशन का आना ही अपने आप में एक बात है, और फिर 150 का 300 करोड़ की वैल्यूएशन में चला जाना। 3 महीने में। अगर कोई 1 करोड़ रुपए साल का कमाता है ना, तो उसको 150 साल लगेंगे। 150 साल लगेंगे 150 करोड़ से 300 करोड़ में पहुंचने के लिए। और यहाँ पे कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है जगमोहन सर, कहानी शुरू हुई है अभी। अब उनके सपने हैं विद इन 2 to 3 years उसकी वैल्यूएशन को 1000 करोड़ रुपए लेके जाना। क्या बात, क्या बात। और वो आईपीओ के थ्रू ही हो सकता है, हम बिना आईपीओ के नहीं कर सकते। जो काम जोहरी करता है पत्थर को तराशने का,
वो काम एसएमई आईपीओ करता है एक बिजनेस ओनर को तराशने का। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, जैसे ही कंपनी की वैल्यूएशन की जब आप बात करते हैं, लिस्ट होने के बाद जो वैल्यूएशन बनती है, तो प्री आईपीओ जो मैनेजमेंट है उसकी सोच ऑपरेशंस या प्रॉफिट पे ही कंसंट्रेट करके रहती है। करेक्ट। बट आईपीओ आने के बाद क्या होगा, नाउ ही इज मोर फोकसिंग ऑन वैल्यूएशंस। मुझे अपनी कंपनी की वैल्यूएशंस करनी है। सर हम देखते हैं अंबानी की वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ रुपए है, अदानी की वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ रुपए है, ये सारी कहानियां हम सुनते हैं। तो जो वैल्यूएशन का गेम आईपीओ आने के बाद ही स्टार्ट होता है। राइट। और मैं आपको आईपीओ की कहानी बताना चाहता हूँ, जितना जल्दी कोई आईपीओ लेके आएगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। अच्छा मैं आपको, हाँ, अब सबने रिलायंस का नाम सुना होगा। रिलायंस कंपनी का। करेक्ट। तो क्या आपको पता है रिलायंस आईपीओ कब लेके आया था? बहुत पहले लेकर आया था, लाइक उसके फादर धीरू भाई अंबानी जब रोड शो करते, पक्का नहीं पता। 1973 में कंपनी बनी, 4 इयर्स, 77 के अंदर रिलायंस अपना आईपीओ लेके आया। वाह। और आईपीओ का साइज था अराउंड 2.8 करोड़ के आसपास। अच्छा, बस 2.8 करोड़। वाह। यस, अब तो टाइम काफी हो गया, बट आप इस बात को समझो, इतनी पुरानी इनकी सोच देखिए आप, यानी कि तब हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। 74 में उन्होंने कंपनी बनाई और 3-4 साल के अंदर अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। हम 40-40 साल से बिजनेस बैठे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अपना आईपीओ नहीं लाएंगे क्योंकि हमें आपको देना नहीं है। ये एसएमई की सोच है। धीरू भाई अंबानी जो बोलते हैं ना कि भी सोचते थे, उनकी सोच 77 के अंदर अपना आईपीओ लेके आए 2.8 करोड़ रुपीज का। आज उन लोगों की वैल्यूएशन 15 लाख 20 लाख करोड़ रुपए है पूरे ग्रुप की। अगर वो आईपीओ नहीं लेके आते। करेक्ट, करेक्ट, ट्रू। राइट, एब्सोल्युटली। तो आपने कहा कि अगर वो उस समय आईपीओ नहीं लेकर आते तो आज यहां तक तो कहां पहुंच पाते। सोच उसी समय से ही उनकी क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। यस यस यस। सर क्या होता है, हमारे पास ना एक मेंटल ब्लॉक रहता है। मेंटल ब्लॉक में क्या रहता है, हम बिजनेस ओनर सोचते हैं यार मैं अपना शेयर किसी को क्यों दूं। हाँ सर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ जगमोहन जी, अगर हमारे पास 10 रोटी है हमारी थाली में, तो मुझे 2 ही रोटी की है। ठीक है, जो 8 रोटियां हैं वो तो मेरे काम की नहीं है। करेक्ट। अच्छा हो किसी दूसरे का पेट भर दिया जाए उसके साथ तो अच्छा होगा। राइट। तो इसी तरह से सर, अगर हमारे पास किसी कंपनी की 100% होल्डिंग है तो मुझे शेयर कैपिटल नहीं चाहिए, मुझे कंट्रोल चाहिए। वो कंट्रोल आपको मिलता है 51% पे। 51% से ठीक बात है, करेक्ट है। अगर 51% की होल्डिंग मेरे पास है, हम मेरे को मेरी कंपनी में से कोई नहीं रोक सकता। हाँ 51% से कम होगी तो इट मे बी पॉसिबल। तो 51% से जितनी भी ज्यादा होल्डिंग है सब को काम की नहीं है। हम उसको पैसे रेज करो और मार्केट में दो, मार्केट में लोगों को पैसा कमाने दो, आप उस पैसे को यूज करो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। सो जो एक एसएमई ओनर ने जो मेंटल ब्लॉक बना रखा है, लिमिटेड बिलीफ बना रखा है, मैं अपना शेयर किसी को नहीं दूंगा, वो गलत है। उस मिथ को तोड़ते हुए उनको इस चीज का ध्यान रखना है, मुझे अपने कंट्रोल चाहिए, कैपिटल नहीं चाहिए। शेयर कैपिटल का शेयर लेके क्या करेंगे, अगर मेरे पास कंट्रोल है मेरी कंपनी का, देन मैं ओनर हूं। देखिए याद रखें, जब आप शेयर किसी को देते हो ना, तो कोई आपकी कंपनी में घुस के आपकी गाड़ी लेके नहीं चला जाएगा, कोई बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर लेगा, राइट, कुछ नहीं करेगा। हाँ आपको अकाउंटेबल बनना है उनके लिए। जितना भी आपके पास फालतू शेयर होल्डिंग है, यू मस्ट डिस्पर्स एंड टेक द मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड यूज इट फॉर द बिजनेस पर्पस। हाँ एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ी बात कही। अगर आपका 2%, 10%, 20% शेयर अगर आपने इशू भी कर दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपके बैंक अकाउंट को ही लेकर बैठ गए हैं। बिजनेस तो हमें ही चलाना है, ऑपरेट हमें ही करना है। तो वहां पर तो अब तो खेल अकाउंटेबिलिटी का भी हो गया। अकाउंटेबिलिटी का अब कोई देख रहा है, इन्वेस्टर जान रहे हैं, क्योंकि बिजनेस भी हमारा बिजनेस थोड़ी है, बिजनेस तो कस्टमर का है। तो बिजनेस तो कस्टमर के हिसाब से चलेगा। हम तो बिजनेस को एज ए इन्वेस्टर क्रिएट कर रहे हैं और उसको रन करवा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन। लेकिन डॉक्टर CS सुनील गुप्ता जी, आप ये तो बताओ कि अब ये आईपीओ जब लेकर आना है तो किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी। राइट, मैं उस पर आ रहा हूँ सर। उससे पहले 2 बेनिफिट्स और बताना चाहता हूँ आपको, उसमें आप भी अप्रिशिएट करोगे और आपके भी काम है सर। आप बहुत बोलते हो लोगों से डेब्ट रिडक्शन कर लो, बैंक से लोन कम ले लो, आप बोलते हो बार बार।
करेक्ट। तो डेप्ट रिडक्शन की जब हम बात आती है, जब आईपीओ से जो पैसा आता है तो आप अपनी मर्जी से उसको यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द बिजनेस पर्पज। ऐसा नहीं है घर पे उसको लेके चले गए अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो वो बिजनेस पर्पज से यूज करो। अगर किसी बिजनेस ओनर का कैश क्रंच चल रहा है क्योंकि उसने लोन ले रखा है, और जितना भी पैसा आप बार बार बोलते कि आप तो ना बैंक के लिए कमा रहे हो, बैंक के लिए कमा रहे हो, तो मुझे लगता है एक अच्छा रास्ता है कैश फ्लो इंप्रूव करने का। जो पैसा आपके पास आएगा उससे बैंक के लोन वापस कर सकते हो, और जितना लोन वापस करोगे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बचता है, और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है। तो उस पैसे को अपना डेब्ट रिडक्शन में आपके काम आए। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे बोलना चाहता हूँ सर, मैनिफेस्टेशंस। तो मैं अच्छी कहानी सुनाऊंगा। हाँ जी। जिम कैरी एक जो हॉलीवुड ट्रेनर, हॉलीवुड जो स्टार हैं, तो एक उन्होंने फिल्म की थी डम्प एंड डम्बर के नाम से। तो उसके लिए उनको 10 मिलियन डॉलर का चेक मिला था। उन्होंने था वो बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने सोचा था मैं किसी दिन बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार बनूंगा और मुझे पहली फिल्म के लिए 10 मिलियन डॉलर का चेक मिलेगा, और उसने नकली चेक चिपका दिया था। तो उन्होंने ये कहानी बताई, सर मैंने सोचा था ऐसा, मुझे 10 मिलियन डॉलर का चेक बनेगा, और फर्स्ट फिल्म के लिए उनको 10 मिलियन डॉलर का चेक मिला। तो ये मैनिफेस्टेशन की पावर होती है। तो आज हमारा जो बिजनेस है, मेरा बिजनेस है या आपका बिजनेस है, तो हम अपनी बिजनेस के लिए खुद से मैनिफेस्ट करते हैं या मेरी फैमिली मैनिफेस्ट करती है। बट आईपीओ आने के बाद क्या होगा जगमोहन जी, मेरे हजारों जो इन्वेस्टर्स बनेंगे, जो मेरे शेयर होल्डर्स बनेंगे, वो भी मेरे लिए मैनिफेस्ट करेंगे सुबह शाम। रोज देख रहे होंगे कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी ग्रोथ कैसे हुई। तो कोई हिस्सा नहीं मांग रहे हो, बट क्योंकि उसके पास मेरे शेयर्स हैं, और प्रॉफिट आने के साथ साथ शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप कम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो शेयर की वैल्यू कम होगी। तो इसलिए हजारों लोग जब मैनिफेस्ट करेंगे और यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशंस की वो वाइब्रेशंस भेजेंगे, तो आप सोच के देखो हमारी कंपनी किस लेवल पे जा सकती है। क्या बात है। तो मैनिफेस्टेशन की जो पावर एसएमई आईपीओ से मिलेगी, अब इससे ज्यादा मैं आपको कह नहीं सकता। उसके साथ साथ में पैसा भी मिलता है। पैसा सबसे आखिर में बोलता हूँ मैं। लोग कहते हैं पैसे के लिए हम आईपीओ ले गए, पैसे के लिए आईपीओ मत लेके आओ, पैसे को सबसे आखिर में रखते हैं। तो इतने सारे फायदे एसएमई आईपीओ के होने वाले हैं, अगर एक आम आदमी भी इसको सुन लेगा ना, उसको भी डायबिटीज हो जाएगी। अब इतना बेनिफिट में गिनाने वाला नहीं हूँ। नहीं, वाकई मतलब एक एक जो बेनिफिट आपने बताया है, तो मैं उसको वेट करता हूँ, वो रियल है, टेंजिबल है और विजिबल है। इतने तो आईपीओ जो है हमारे सामने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आए हैं, और उसकी ब्रांडिंग, उसकी सेल्स, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी पोजीशनिंग, उसके एम्प्लॉय से रिलेटेड एस्पेक्ट, डेप्ट का जो आपने भी लास्ट में पॉइंट बताया है, तो वैल्यूएशन को अनलॉक करने की बात बताई है। तो तो फिर तो अल्टीमेटली गोल ही बिजनेस का ये होना चाहिए कि उसको वैल्यूएशन में ही जाना है। यस सर, डेफिनेटली। देखिए हम जो बिजनेस करते हैं, हमारे को सिखाया गया है डेफिनेटली प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना होता है। देश को तरक्की करने का टाइम है, और देश की तरक्की कब होगी जब बिजनेस की तरक्की होगी। पावर्स हैं जो आने वाले 1 से 2 साल, तो अगर वो मेहनत करें और मेहनत करके अपने आप को लिस्ट करें, पावर इन अनलॉक होती है उसकी वैल्यूएशंस की, वो एक नेक्स्ट लेवल की पावर होगी। तो उसकी वजह से हम अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ा पाएंगे, प्रॉफिट बढ़ा पाएंगे, कैश क्रंच को ठीक करेंगे, और पता नहीं कितने बेनिफिट हम उससे कर सकते हैं। सो वी मस्ट डू आईपीओस एंड forget the valuations and forget the escalate our business। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं पूरी तरह से 100% आपकी बात से सहमत हो गया हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जितने बेनिफिट्स आपने ये बताए हैं, तो उससे मन तो कर गया है आईपीओ लेके आने का एक एसएमई बिजनेस ओनर का, लेकिन अब फिर वही बात है कि मेरा कैसे आ पाएगा आईपीओ, किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी, कैसे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल सर। आईपीओ लाने के सर प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, ये प्रोसेस 3 महीने से लेके 1 साल तक का प्रोसेस रहता है, डिपेंडिंग हमारी बुक्स कहती हैं। सारी चीजें फाइनेंस के हिसाब से चलती हैं, बट आपके जितने भी जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं, उनकी बुक्स सबकी ठीक होंगी। आपने सबकी बुक्स तो ठीक कर ही दी है, आधा काम तो आपने वैसे ही ठीक कर दिया उनका। तो जब बुक्स ठीक है, प्रॉफिट ठीक है, कैश फ्लो ठीक है, तो उसके बाद चैलेंजेस बचते नहीं है। तो इन 3 चीजों
उसके लिए हमें जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बोल देता हूँ। सबसे पहले मर्चेंट बैंकर की बात करते हैं। तो मर्चेंट बैंकर का काम क्या रहता है, ये सेबी से रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, उनको हम लीड मैनेजर भी बोलते हैं। तो वो लोग डीआरएस भी बनाते हैं, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो उसको बनाने के बाद वो करीब 300-400 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ पे कंपनी की पूरी जन्म कुंडली लिखी जाती है, चाहे वो जीएसटी उसका कैसा रहा, उनका इनकम टैक्स कैसा है, उनके कंप्लायंसेस कैसे किए हुए हैं, उनका प्रॉफिट कैसा है, मैनेजमेंट में कितने लोग हैं, उनके एसोसिएट कंपनीज में कौन कौन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल डॉक्यूमेंट बनता है, जो हमारे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, पूरे रिस्क फैक्टर को इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद वो फाइल करते हैं एनएससी में या बीएससी में। देखिए मेन बोर्ड में क्या रहता है, एप्लीकेशन जाती है सेबी के पास। बट अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ की, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने कंप्लायंसेस काफी कम किए हुए हैं एसएमई आईपीओ में, तो एसएमई आईपीओ या तो एनएससी में लिस्ट करा सकते हैं या उसको बीएससी में लिस्ट करा सकते हैं। आप किसी भी एक्सचेंज में फाइल कर सकते हैं। तो मर्चेंट बैंकर क्या करता है, डीआरएसपी बनाने के बाद उस प्रोसेस को फाइल करता है एक्सचेंज के अंदर, वहां से अप्रूवल आ जाती है। अप्रूवल आने के बाद फिर अपना शेयर मार्केट में लिस्ट कर देते हैं। तो प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले में ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करना होता है। ओके, यानी कि डॉक्यूमेंट्स ठीक करने हैं, बुक्स ठीक करनी है, उसकी प्रेजेंटेशन ठीक करनी है। तो वो ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हमें इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करना है। उसके लिए जैसे मैंने मर्चेंट बैंकर से बात की, उसके साथ फिर हमें चाहिए होता है आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इसका काम होता है शेयर्स मैनेज करना, शेयर इशू करने का, अलॉट करने का। तो जो भी एप्लीकेशंस वगैरह आएंगे उसको मैनेज करने का, या फिर जो भी आपके शेयर होल्डर्स होंगे उसके डाटा को मैनेज करने का, ये काम आरटीए करता है। उसके साथ हमें चाहिए होता है सर एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर कौन होते हैं, जैसे कि दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेलर्स यानी कि कोई एप्लीकेशन हम लगाते हैं। एक टाइप का इन्वेस्टर्स होता है जो एआईएफ है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, या डीआईज हैं, या म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये लोग भी हमारी कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनको हम एंकर इन्वेस्टर्स बोलते हैं। इनको होलसेलर, एज ए होलसेलर भी हम समझ सकते हैं। एक रिटेलर हो गया, एक होलसेलर हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिस कंपनी में जितने अच्छे एंकर्स आएंगे उतनी कंपनी क्रेडिबिलिटी अच्छी मानी जाती है। तो एक आपको आरटीए चाहिए, एक आपको मर्चेंट बैंकर चाहिए, एक आपको एंकर चाहिए, उसके साथ आपको चाहिए मार्केट मेकर। मार्केट मेकर कौन होता है, क्योंकि जैसे कि एसएमई आईपीओ जब हम लेके आते हैं तो गवर्नमेंट ने शुरू में सोचा भी शेयर पता नहीं ट्रेड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने मार्केट मेकर के नाम से कंसेप्ट बनाया। तो 3 साल के लिए मैंडेटरी है मार्केट मेकर रखना। मार्केट मेकर क्या करता है, उसके पास हमें कुछ शेयर देने पड़ते हैं, वो डेली बिड लगाता है, एक लोअर सर्किट की, एक अपर सर्किट की, ताकि एक शेयर ट्रेड हो जाए। तो ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए मार्केट मेकर का काम रहता है। तो बट क्योंकि अब सारे शेयर ट्रेड होते ही हैं, तो उसका रोल कहीं ना कहीं कम हो गया, बट वो अभी रहता ही है। उसके अलावा एक रोल रहता है सर अंडरराइटर का। अंडरराइटर कौन होता है, आप गवर्नमेंट ने सोचा पता नहीं शेयर लोग पब्लिक लेंगे नहीं लेगी, तो उस केस में हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है अंडरराइटर को रखना। वो भी अपनी कुछ फीस चार्ज करता है। इन केस अगर वो शेयर सब्सक्राइब नहीं होता तो मार्केट में अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको सब्सक्राइब करवाना। बट उसकी रिक्वायरमेंट कभी आई नहीं है, तो सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं, इवन ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो इन सब लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है आईपीओ लाने के लिए। तो मैंने आपको वन बाय वन बताया, ये लोग हमें हेल्प करते हैं। उसके साथ फिर एडवाइजर चाहिए होता है सर। एडवाइजर का काम क्या होता है, अब किस मर्चेंट बैंकर के साथ जाना है, किस वैल्यूएशंस पे जाना है, किस आरटी के साथ जाना है, ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट कैसे करना है। उसके अलावा अपने को बोर्ड कंप्लीट करना पड़ता है। यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर तो 2 डायरेक्टर से काम चल जाता है, ठीक है, बट आपको कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का या पार्टनरशिप फर्म का या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आईपीओ नहीं आ सकता, हमें उसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ता है। और पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 7 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, कुछ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चाहिए होते हैं, एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी चाहिए होता है, फिर बोर्ड हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहती है एक एडवाइजर की। जैसे कि आपको मेडिसिन कौन सी लेनी है, उसके लिए डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से आपको किस मर्चेंट बैंकर के पास जाना है, किस एंकर के पास जाना है, किस आरटी के पास जाना है, किस वैल्यूएशंस पे जाना है, किस राइट टाइम पे जाना है, तो उसके लिए एडवाइजर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सब लोगों की रिक्वायरमेंट एक आईपीओ लाने के लिए चाहिए होती है। तो अब जैसे आपने बताया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, तो यानी कि अभी तक जो प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा था और करता ही चला जा रहा था, तो अब उसका मन करता है कि मुझे आईपीओ लेके आना है,
तो क्या उसको पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है कम से कम 3 साल रुकना पड़ेगा, उसके बाद आईपीओ लेके आएगा, या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करते ही आईपीओ लेके आ सकता है? उसमें कोई ये भी प्रोविजन है? ये सर अभी ना रूल्स काफी चेंज हो रहे हैं सेबीज के। बट अभी तक क्या था, अगर आपने कोई भी कंपनी प्रोप्राइटरशिप में काम कर रही है, पार्ट या प्राइवेट में काम कर रही है, तो सॉरी पार्टनरशिप या प्रोप्राइटर में काम कर रही है, तो आफ्टर 6 मंथ ऑफ कन्वर्जन वो अपने आप को लिस्ट कर सकते थे। ओके। तो बट अब एनएससी पे तो अभी भी कर सकते हैं, बट धीरे धीरे चेंज रूल हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए 3 साल आपको वेट करना पड़े, बट अभी के लिए 6 महीने के बाद आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा जब टेक ओवर करते हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। ओके, तो अब ना थोड़ा सा हम प्रोसेस समझना चाहेंगे। मान लीजिए मन बन गया, आपने इतने बेनिफिट बता दिए आईपीओ के, और ये भी बता दिया कि कौन कौन से लोग चाहिए होंगे। अब एसएमई बिजनेस ओनर ना तैयार है, तो वो प्रोसेस क्या फॉलो करे? मतलब पहले क्या स्टेप ले, फिर दूसरा स्टेप क्या ले, तीसरा स्टेप क्या ले? क्योंकि कई सारे काम तो कंसल्टेंट को करने हैं, तो हमारे एसएमई बिजनेस ओनर को क्या करना है? सर उसके लिए सबसे पहले आपको एडवाइजर चाहिए होता है सर। ओके। आपको एडवाइजर अपॉइंट करना पड़ता है, जो आपको एडवाइस करेगा भी आपकी कंपनी आईपीओ रेडी है या नहीं। अगर आईपीओ रेडी नहीं है तो आप उसको आईपीओ रेडी करो। हाँ। जो जो चैलेंजेस के अंदर है उसको आप चैलेंजेस को मीट आउट करो। आपकी ड्यू डिलिजेंस है, बुक्स को ठीक करना है, प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है, या वैल्यूएशंस कैसे बढ़ सकती है उस चीज को देखना है। तो जैसे कि अगर हमारी बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। करेक्ट। घर बनाने के लिए जैसे आपने डिसाइड किया मुझे घर बनाना है, तो आप सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। यस। उसी तरह से जब आपको अपना आईपीओ लेके आना है, तो सबसे पहले एडवाइजर के पास जाओगे कि मुझे आईपीओ कैसे लाना है। यस। तो आपको अच्छा एडवाइजर चाहिए जो आपको हेल्प करेगा आईपीओ लाने में। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा सर, आईपीओ लाने के बाद मैं बेसिक से 3 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। आईपीओ लाने के लिए वैल्यूएशंस वगैरह कैसे डिसाइड होती है। सबसे पहले मैंने आपसे पहले भी बताया था, हम किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। यानी कि 3 सेक्टर्स होते हैं, या सर्विस सेक्टर, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फिर आपका ट्रेडिंग सेक्टर। तो सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है जनरली सर्विस सेक्टर को। सर्विस सेक्टर को वैल्यू ज्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी ना तो इधर है ना उधर है। उसने अपना कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रखा है, कोई सर्विस डेवलप कर रखी है। जैसे आपने कैश फ्लो का प्रोग्राम बनाया, तो आपकी एक यूनिक यूएसपी है आपकी। तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपकी डिपेंडेंसी, आपको कुछ परचेज सेल नहीं करना, हमने घर बैठ के प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, तब उसकी वैल्यू उस केस में ज्यादा मिलती है। ओके। जैसे आईटी कंपनी हो गई, या फिर अपना कोई डॉक्टर सर्विसेज है, आर्किटेक्ट सर्विसेज है, तो उस केस में वैल्यू आपको ठीक मिल जाती है। उसके बाद वैल्यू मिलती है जगमोहन सर मैन्युफैक्चरर्स को। यानी कि जब आप कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आपको वैल्यू ठीक मिल जाती है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को बना रहे हो। राइट। लेकिन उसके अंदर भी सिर्फ डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जोर चला हुआ है, तो आप ईवी में हैं, आप सोलर में हैं, या फार्मा कंपनी में हैं, या आप हाइड्रोजन में हैं। तो इन सबको वैल्यू आपको थोड़ी सी अच्छी मिलती है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स हैं। करेक्ट। लेकिन अगर हम ऐसे उसमें जो स्केलेबल कम है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा वैल्यू कम मिलेगा। यानी अगर आपका बिजनेस कोई एआई पे डिपेंड, एआई बिजनेस आप कर रहे हो, तो वैल्यू आपको ज्यादा मिलती है। आपको ये ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, तो आपको वैल्यू थोड़ी सी कम मिल जाती है। और सबसे कम वैल्यू मिलती है जगमोहन सर ट्रेडर्स को, क्योंकि ट्रेडर्स की डिपेंडेंसी इधर भी नहीं है, इधर भी डिपेंडेंसी है, उधर भी डिपेंडेंसी है। करेक्ट। तो उसको वैल्यू कम मिलती है। तो मैं सबको एडवाइस ये करता हूँ, अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए हमें कुछ यूनिकनेस बनानी पड़ेगी। राइट। यानी कि अपना कुछ ब्रांड बनाया जाए, या कुछ ऐसी यूएसपी क्रिएट करी जाए जो दूसरों के पास ना हो। अगर हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जहाँ पे वैल्यू एडिशन हम नहीं कर पा रहे, तो हमें वैल्यू नहीं मिलती। गॉट इट। तो कोई भी बिजनेस अपनी वैल्यूज बढ़ाना चाहता है, तो उन चीजों को देखे मेरा बिजनेस स्केलेबल कैसे बनेगा। गॉट इट। ठीक है। तो उस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, कोई मैन्युफैक्चरर्स है, और वो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो ओईएम में काम करता है, मान लीजिए। ठीक है। ओईएम में काम करता है, तो वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए बना रहा है, एक प्रोसेस बना रहा है। बट फिर अब उसने क्या किया, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए उसने अपने नाम से कोई ब्रांड बना दिया, और अपने नाम से कोई ब्रांड बना दिया, उसको मार्केट में उतार दिया, तो उसको वैल्यू ज्यादा मिलेगी। गॉट इट। लेकिन खाली ओईएम में काम कर रहा है, तो उसको वैल्यू कम मिलेगी। गॉट इट। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हो, उसकी स्केलेबिलिटी क्या है। और दूसरा सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मैनेजमेंट की सोच। एसएमईज में क्या रहता है सर, कुछ गिने चुने लोग ही काम करते हैं, या तो कोई फैमिली बिजनेस रहता है, या 1-2 पार्टनर्स मिलके काम करते हैं। राइट। तो इस केस में जब इन्वेस्टर्स मिलता है मैनेजमेंट से, वो समझने की कोशिश करते हैं कि सोच क्या है, उनकी ग्रोथ स्टोरी क्या है, उनके प्लान्स क्या है।
तो जब तक उसका ट्रस्ट नहीं बनेगा मैनेजमेंट पे, तब तक कोई भी आपकी कंपनी पैसा नहीं लगाता। गॉट इट। यानी कि एक अच्छा बिजनेसमैन यस। जो अपनी कंपनी ग्रोथ के बारे में सोचता है, उसी को वैल्यू ज्यादा मिलती है। अगर कोई बिजनेसमैन सोचता है ठीक है चलता वाली अप्रोच में काम करता है, तो उसको वैल्यू भी ज्यादा नहीं मिलेगी। यानी कि हमारे अंदर एक जिस्ट होना चाहिए अपने बिजनेस को बड़ा करने के। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली और करेक्ट। नंबर 3 पे आता है जगमोहन सर, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि हम कमा क्या रहे हैं, हमारा ROI क्या है, टैक्स देने के बाद मेरी जेब में कितना पैसा आ रहा है। ओके। तो जितना पैसा आपके पास आएगा उसके मल्टीपल में, दैट इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। तो जितना हमारा पैट आएगा उसके मल्टीपल में हमें वैल्यूएशन मिलती है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हुई। नंबर 1 हमारा बिजनेस, यस। हम किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उसकी स्केलेबिलिटी क्या है। नंबर 2 मैनेजमेंट की सोच, उसकी ग्रोथ प्लान्स क्या है। और नंबर 3 हमारा पैट क्या है। करेक्ट। इन तीनों चीजों के बेस पे हमारी वैल्यूएशन डिसाइड होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो आईपीओ के लिए जा रहा है बिजनेस, उसका अपना भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि देखो जी ये तो एलिजिबल ही नहीं है, ये एलिजिबल है, तो क्या मतलब कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप बताना चाहेंगे किसको? यस यस, ये हम जैसे मैंने आपको बताया, हम अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं NSE पे या BSE पे। तो NSE में या BSE में लिस्ट करने के लिए हमारे को सबसे पहले तो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। अगर इसके अलावा दूसरा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो काम नहीं करेगा, हमें अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर 2 पे अगर मैं BSE की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो कम से कम पोस्ट इश्यू हमारी 3 करोड़ की मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। ओके। पेड अप कैपिटल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है। ये BSE की रिक्वायरमेंट है। और NSE में मिनिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ओके। उसके बाद टेंजिबल वर्थ की बात करें, उसमें भी 3 करोड़ की हमारे को एक टेंजिबल असेट चाहिए होती है, यानी कि 3 करोड़ की नेटवर्थ है, दैट्स ओके। और कम से कम 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए और 3 साल में से 2 साल उसने प्रॉफिट अर्न किया हो। राइट। उसके साथ उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, छोटी मोटी चीजें और भी हैं, धीरे धीरे गवर्नमेंट और चेंज करती जा रही है। तो बेसिक क्राइटेरिया यही है, हमारा 3 साल में से 2 साल प्रॉफिट होना चाहिए। और नेटवर्थ मैंने आपको बता दिया 3 करोड़ कम से कम होना चाहिए। तो उसके बाद हम अपना IPO ला सकते हैं, सब्जेक्ट टू मोर कंडीशंस जो कस्टमाइज हैं, जो 1 to 1 देखने के बाद ही हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं? कुछ कंपनियां जो IPO लेकर आई और बड़ी हो गई? यस सर, डेफिनेटली मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप ना वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, बट मेरे पास अभी डाटा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि ओबिस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड कंपनी है। अभी 2024 में उसका इशू प्राइस आया था 87 रुपीज का शेयर था और 185 करोड़ की वैल्यूएशन पे आया था। और अभी उसका प्राइस चल रहा है 1295, यानी 1295 चल रहा है। जो मार्केट कैप 185 करोड़ रुपए का था, आज वो 2700 करोड़ रुपए का हो गया है और इसी साल में IPO आया था। वाह वाह वाह। और मैं आप एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक बोन दादा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, 2023 में आया था, 75 रुपीज का शेयर था और उसका 188 करोड़ की वैल्यूएशन पे वो IPO आया था। आज उसका रेट है 2540 रुपया। क्या बात है। और उसका मार्केट कैप है 6381 करोड़ रुपीज, जो नियर टू $1 बिलियन की तरफ मूव कर रहा है। वेरी गुड। उसके साथ मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इंसोलेशन सिनर्जीज का, जो 2022 में आया था, 38 रुपीज का शेयर था और 22 करोड़ की मार्केट कैप पे आया था। और आज उसका प्राइस है 3086 रुपए, यानी कि मार्केट कैप 1855 करोड़ रुपए का मार्केट कैप हो गया। ये बड़ी छोट, मैं 2-3 स्टोर दो के नाम ले रहा हूँ, अदरवाइज आप जाओ, आप गूगल पे सर्च करो, जिसको भी चाहिए वैसे कंप्लीट लिस्ट ले सकता है। तो क्योंकि IPO से आपकी वैल्यूएशन अनलॉक हो रही है, जो पैसा आपके पास है अपने बिजनेस में लगा पा रहे हो, आपकी सोच ऑलरेडी अच्छी है, तब ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर ना सुनील जी, बात यहाँ पर ये आती है कि आप कैसे हेल्प करोगे SME बिजनेस ओनर की, वो आप कैसे करोगे, आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर? क्योंकि आपने इतना एक्साइट कर दिया, अब तो लग रहा है कि होना चाहिए। कैसे करोगे सर? उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए जो मैंने आपको कहा, हम एडवाइजर्स का रोल प्ले करते हैं। कंपनी को एनालिसिस करना, उनको IPO रेडी बनाना, उनको सोच देना कि भी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और IPO का मतलब, मैं एक चीज और आपसे बताना चाहता हूँ उससे पहले, IPO लाने का मतलब ये वो नहीं है कि हमारा IPO आ गया, हम काम खत्म हो गया, नहीं। IPO आने के बाद क्या होगा, दिस इज SSG मॉडल, दिस इज लाइक अब जब बच्चा चलना सीखता है ना, पहले कदम पे चलना सीखता है, ऐसा ही है। यानी कि SME IPO के थ्रू आपने वैल्यूएशंस की दुनिया में कदम आपने रखा है,
और आप थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहे हो। लेकिन करेक्ट। अल्टीमेटली होगा क्या, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा मस्त वाला। जब अपनी कंपनी को 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ या 5,000 करोड़ की बात भी हम कर सकते हैं। मैंने राइट। आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया, जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ का आईपीओ लेके आए और आज वो यस। 15 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे खड़े हैं। तो एसएमई के अंदर भी एक रिलायंस है, एसएमई के अंदर भी एक अंदानी अंबानी है जो अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। वो वैल्यूएशन कैसे काम करती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बोन दादा का एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा टर्नओवर है मान लीजिए 100 करोड़ ठीक और है। मेरा प्रॉफिट है 5 करोड़ रुपए का। ठीक है। और 5 करोड़ के ऊपर मान लीजिए मैं 12 के मल्टीपल पे लाता हूँ और 60 करोड़ की मेरी वैल्यूएशन बनती है और मैं 15 करोड़ का 25% डिल्यूट करके अपना आईपीओ लेके आता हूँ राइट। और 15 करोड़ आपके बिजनेस में आ गए। और करेक्ट। जो प्रॉफिट आज आपका 5 करोड़ रुपए का है, मैं समझता हूँ आप समझदारी से काम करेंगे और 3 साल में कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट को बढ़ा के मान लीजिए 20 करोड़ पे लेके जाते हैं, मान लीजिए, ठीक है। और हम मान लीजिए 15 के मल्टीपल पे लेके आए, 12 के मल्टीपल पे लेके आए थे। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ाते रहेंगे आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ता है, आपका प्राइस अर्निंग रेशियो भी बढ़ता है। आज मान लीजिए हम 12 के मल्टीपल पे लेके आए तो 3 साल के बाद वो भी 20 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 20 आपने प्रॉफिट दिया और 20 के मल्टीपल पे जाते 400 करोड़ की मेरी वैल्यूएशन हो जाती है। तो 400 करोड़ के ऊपर आप सेगलेम की फंडिंग फिर रेज कर लो। मान लीजिए 400 करोड़ के ऊपर आपने 15% रेज किया, आपको फिर 60 करोड़ रुपया मिल रहा है। अब उस 60 करोड़ को रेज करके दोबारा फिर अपने बिजनेस में लगा दो। या फिर और मैं अच्छा रास्ता आपको बताता हूँ, आप कोई दूसरी कंपनी को बाय आउट कर लो, मर्जर कर लो अपने साथ। तो आपको मैं एक रास्ता दे रहा हूँ, एक ऐसी जर्नी की स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ जिस दुनिया में जब आप एंटर करोगे, आप कहाँ पे रुकोगे वो आपकी सोच ही आपको रोकेगी, आपको बिजनेस रोकने नहीं देगा वो। क्या बात है, मतलब ना केवल आप आईपीओ की बात कर रहे हो बल्कि इसके बाद एफपीओ की भी बात आप कर रहे हो पूरी। एफपीओ के साथ साथ मैं आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात भी कर रहा हूँ। एफपीओ में नाम ना भी जाएंगे प्रेफरेंशियल, क्योंकि आप कमा रहे हो, सब आप सारे इन्वेस्टर आपको लालच की नजर से देख रहे हैं, आपको देख रहे हो चाहिए अच्छे बिजनेसेस, आप कमा रहे हो तो क्यों आपके पास कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, आप कैसे भी पैसा रेज कर सकते हो। अब उस पैसे को यूज कैसे करना वो आपको आना चाहिए। पुरानी लाला की दुकान नहीं है या मुझे पैसा कौन देगा, आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल रहा है। तो मेरा काम रहता है सर पूरी जर्नी में काम करना, लोगों को हेल्प करना, कैसे आईपीओ लाना है, अच्छे अच्छे लोगों से, इन्वेस्टर से मिलवाना, अच्छे एंकर से मिलवाना, अच्छे मर्चेंट बैंकर से मिलवाना, ड्यू डिलिजेंस में कंप्लीट करवाना और वैल्यूएशंस में हेल्प करना, बोर्ड जो बनाना है उस बोर्ड कैसे बनाना चाहिए, किन लोग कंपोजिशन होना चाहिए उसमें हेल्प करना, आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने में हेल्प करना। तो जो भी एंड टू एंड सोल्यूशन होता है वो पूरा का पूरा मैं हेल्प करता हूँ एसएमईज को। और ताकि मैंने भी अपना एक मिशन बना रखा है, आपने मिशन बना रखा है कैश फ्लो के थ्रू एसएमई को एम्पावर करने का, तो मैंने भी मिशन बनाया हुआ है एसएमई को एसएमई नहीं रहने देंगे थ्रू आईपीओ। ये मेरा मिशन है और आप मुझे साथ मिला, मैं ग्रेटिट्यूड फील करना चाहूंगा आपका, आपने मुझे बुलाया। और जितने भी FC21 के जितने भी जुड़े हुए बिजनेस ओनर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और आपने मुझे बुलाया तो मैं आपको एक जितने मेंबर्स हैं सबको गिफ्ट भी देना चाहूंगा। तो जो भी अपनी कंपनी को लाइसेंस करना चाहता है, आई विल नॉट चार्ज एनी फीस फॉर रिव्यूइंग देयर कंपनी। किस आईपीओ लाए, किस लेवल पे कंसल्टिंग लाए, 2 से 3 घंटे का 1-to-1 सेशन करूंगा कंप्लीट फ्री विदाउट एनी। अरे वाह, दैट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू आर गिविंग टू द कैश फ्लो कम्युनिटी। हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। तो फिर डॉक्टर साहब कैसे कांटेक्ट करें आपसे? सर मैं एक काम करूंगा, मैं एक गूगल फॉर्म दे दूंगा और छोटी सी इन्फॉर्मेशन उसके साथ होगी, तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए, अगर सब एकदम मेरे पास आ गए तो मैं भी खुद ही पागल हो जाऊंगा। तो सर मैं एक फॉर्म दे देता हूँ आपको, तो उस फॉर्म के थ्रू जो लोग इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे हम उनसे बात कर लेंगे और उसके बाद उनसे टाइम 1-to-1 टाइम डिस्कस करके जूम पे या 1-to-1 जैसे भी होगा, हम 2 से 2.5 घंटे का सेशन 1-to-1 रखेंगे, उनकी कंपनी को समझेंगे, गाइड करेंगे। अगर वो आईपीओ रेडी कंपनी है तो उनका आईपीओ लेके आएंगे, अगर आईपीओ रेडी नहीं है तो आईपीओ रेडी करने के लिए क्या क्या हमको करना है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरी कंसल्टेंसी के साथ हमको देना चाहेंगे सर। अरे बहुत 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 धन्यवाद आपकी इस गिविंग और प्रेम के लिए, कैश फ्लो कम्युनिटी के लिए। और सुनील जी, रियली ट्रूली दिल से बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे डिस्कशन करके, आपसे बात करके। और आप वाकई ही एक बहुत बड़े जेन्युइन गिवर हो और कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए। देखो आपके तो चर्चे हमेशा होते रहते हैं, आप कई तरह की संस्थाओं से भी जुड़े हुए हो इतने सालों से, और पर्सनली तो मैं तो कब से जानता हूं आपको। थैंक यू सो मच वंस अगेन, दिल से, फ्रॉम एवरीबडी इन द कैश फ्लो कम्युनिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर।
थैंक यू।